हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं। प्लांट में अभी प्लांट में बहुत सारा पार्ट्स रह गया है। अभी कई सारी चीज़ें हैं जैसे रसारोहण, मूलदाब, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं कि पौधों में परिवहन पूछा जाता है कि पौधों में आंतरिक परिवहन किस तरीके से होता है। तो उस परिवहन के बारे में हम बेटा समझते हैं कि आंतरिक परिवहन किस प्रकार से होता है। तो पौधों में आंतरिक परिवहन बेटा जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। जाइलम क्या होते हैं? तो जाइलम वे कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जाइलम कोशिकाएं भी 4 प्रकार की उप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जाइलम कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो पूरे पौधे में जड़ों से लेकर जल को कहाँ जाती है? पत्तियों तक जाती है। मतलब पौधे के प्रत्येक भाग तक, ये भी कह सकते हैं कि पौधे के प्रत्येक भाग तक जो है जल का परिवहन करती है। तो जाइलम कोशिकाएं होती है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जाइलम है, तो जा का मतलब जल से है। तो जाइलम कोशिकाएं वे होती हैं जो जड़ों से जल को अवशोषित करती हैं और अवशोषित करने के बाद जल को पत्तियों तक या पौधे के प्रत्येक भाग तक ले जाने की प्रक्रिया जो होती है वो जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से होती है। तो जल में आंतरिक परिवहन इस तरह से हो रहा है। अब अगर हम बात करें फ्लोएम कोशिकाओं की, तो फ्लोएम कोशिकाएं क्या होती है? फ्लोएम कोशिकाएं क्या करती हैं? पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक, इवन जड़ तक जो है लेकर जाती है। कौन? फ्लोएम कोशिकाएं। फ्लोएम कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को, ठीक है, पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधे के प्रत्येक भाग तक ले जाने का कार्य करती है। प्रत्येक भाग तक ले जाने का काम करती है। कौन? फ्लोएम कोशिकाएं। फ्लोएम कोशिकाएं बेटा क्या होती हैं? पहले समझे जाइलम कोशिकाएं जड़ों से मतलब जल को जो जड़ों से लेकर पत्तियों के प्रत्येक भाग तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। और फ्लोएम कोशिकाएं क्या होती है बेटा? डोंट कम हियर वो देयर। और जाइलम कोशिकाएं क्या होती है? तो जाइलम कोशिकाएं जड़ों से जल को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद पौधे के प्रत्येक भाग तक ले जाती है। क्लियर हो गया होगा? अब समझते हैं, दूर रहिए बेटा उससे। और फ्लोएम कोशिकाएं क्या होती है? तो फ्लोएम कोशिकाएं पत्तियों से बने भोज्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। अब ये अगर जो आंतरिक परिवहन हम केवल समझते हैं जल के माध्यम, तो जल के माध्यम से पहले हम समझते हैं कि जल के माध्यम से कैसे जल होता है पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो उसके लिए हम समझते हैं जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, और जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोगों द्वारा जल का अवशोषण, ऐसी 2 हेडिंग पड़ेगी जब आप लिखोगे पौधे के आंतरिक परिवहन। देखो पौधे के आंतरिक परिवहन पहले आपने समझा जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। फ्लोएम का काम पत्तियों से बने भोज्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक ले जाना। जाइलम का काम है जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को पौधे के प्रत्येक भाग तक ले जाना, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अब जो है कैसे जल जो होता है पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो पहले जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण कैसे होता है? जड़ जो होती है बेटा, आपको पता है कि जड़ जो होती है, अब ये लिखा है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, दूसरा लिखा है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो जड़ों के अंदर ही छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उन्हें मूल रोम कहते हैं, ठीक है। हम एक चीज आपको बताएंगे कि जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, आप वही मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण वही डेफिनेशन उसमें भी लिखनी है। मान लो आपसे अगर पूछा जाए कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण को स्पष्ट करें, तो आपको वही प्रोसेस लिखना है जो जड़ों द्वारा लिखा है। जड़ों में जो आप बता देंगे वही प्रोसेस आपको मूल रोमों में जल का अवशोषण में वही मैटर आपको लिखना है। दोनों एक ही हेडिंग है, बस नाम अलग अलग है। जड़ों में ही छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं, बस उनके बारे में ही लिखना है। तो मूल रोम क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं बेटा। तो मूल रोम जो होते हैं वो जड़ों में ही छोटी छोटी प्रस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मूल रोम। अगर मूल रोम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? जड़ में। तो सबसे पहले इसके हम एक, चाहे इसको समझ ले चाहे इसको समझ ले, डेफिनेशन दोनों में सेम लिखनी है, ठीक है। तो वो था मतलब सेम, नाम केवल अलग अलग है, ठीक है। तो मूल रोम कहाँ होते हैं? तो हम मूल रोम का समझ लेते हैं, ठीक है। मूल रोम कहाँ होते हैं? मूल रोम जड़ों में लगे होते हैं। मूल रोम जो होते हैं जड़ों में लगे होते हैं, और ये जड़ जो होती है मृदा में धसी होती है। समझना ध्यान से, जो बोल रहे हैं बस वैसे ही लिखना है आपको। तो जैसे जो मूल रोम होते हैं वो जड़ में लगे होते हैं, मूल रोम मृदा में धसे होते हैं और जड़ें भी मृदा में धसी होती हैं। मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करती हैं। जल से अवशोषण करने के पश्चात जब जल का अवशोषण कर लेती हैं, तो ये जैसे ही मूल रोम जल का अवशोषण करती है मृदा से, तो ये जल को जड़ों तक लेके जाती है। जड़ों तक कैसे ले जाती है? क्योंकि मूल रोम का पराशर दाब, अब ये मूल रोम है, छोटी छोटी मूल रोम लगी है और ये मेन जड़ है, ठीक है। अब ये मूल रोम जो होती है इनका पराशर दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जबकि जो जड़ होती है इनका पराशर दाब कम होता है। इनका पराशर दाब क्या होता है? कम होता है। इनका पराशर दाब कम होता है, जिसके कारण मूल रोम से जल जो होता है वो ऊपर की ओर प्रवेश करता है। अब जैसे ही जल मूल रोमों से जड़ में प्रवेश किया, अब जड़ में आ गया, तो जड़ का पराशर दाब अधिक हो जाएगा, यहाँ सांद्रता अधिक हो जाएगी। जब यहाँ पर जड़ों में सांद्रता अधिक हो जाएगी, और आपको पता है इसके ऊपर रचना पाई जाती है इक्विलिब्रियम,
तो इपीब्लेम में कोशिका, जो इपीब्लेम की कोशिकाएं होंगी उनमें क्या होगा, पराशर दाब कम होगा, जिसके फलस्वरूप ये जो जल होगा जड़ों से कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा, इपीब्लेम कोशिकाओं में। इपीब्लेम कोशिकाओं में जब ये लगातार जल भर जाएगा और इपीब्लेम की कोशिकाएं लगातार फूल जाएंगी। जब इपीब्लेम की कोशिकाएं फूल जाएंगी तो फूलने के पश्चात क्या होगा, कि इपीब्लेम कोशिकाएं जो होती हैं वो जल को ऊपर की ओर धक्का मारती है। क्यों? क्योंकि ये पाई जाती है कॉर्टेक्स कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? कॉर्टेक्स सेल्स। और ये जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं बेटा होती हैं इनका पराशर दाब कम होता है। अब इपीब्लेम कोशिकाओं का पराशर दाब अधिक है, तो जल जो होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करता है। अब जल जो होता है वो इपीब्लेम कोशिकाओं से कहाँ प्रवेश करने लगता है, कॉर्टेक्स कोशिकाओं में। लगातार कॉर्टेक्स कोशिकाओं में ऐसे प्रवेश करता जाता है, ऊपर की ओर लगातार प्रवेश करता जाता है, क्योंकि लगातार जो क्रम में लगी हुई कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं उनका पराशर दाब, ऊपर पाए जाने वाली पराशर दाब की कोशिकाओं में पराशर दाब कम होता है। तो जब ऊपर पराशर दाब कम होगा, निचली वाली कोशिका पराशर दाब अधिक है, तो जल जो लगातार ऊपर की ओर पहुंचता है। इस तरीके से जल जो होता है वो एपिडर्मिस कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। जब एपिडर्मिस कोशिकाओं में पहुंचता है तो एपिडर्मिस कोशिकाएं जल से भर जाती हैं और उसके बाद एपिडर्मिस कोशिकाओं का पराशर दाब अधिक हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप जल जो होता है वो आगे आगे पत्तियों तक पहुंच जाता है, और पत्तियों की जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है, मीजोफिल कोशिकाओं तक जो होता है ये ऊपर की ओर पहुंच जाता है। मीजोफिल कोशिकाएं जो होती हैं, मीजोफिल कोशिकाओं तक जल जो होता है लगातार जड़ों से पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो है मूल रोम या जड़ों द्वारा, एक ही डेफिनेशन लिखनी है। मूल रोम जो होते हैं मृदा में धंसे होते हैं, ठीक है, मूल रोम मृदा में धंसे होते हैं और मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और मूल रोम फूल जाते हैं, और यही मूल रोम जो होते हैं ये जल जो है वो कहाँ प्रवेश कर जाता है, जड़ में, क्योंकि जड़ों का पराशर दाब कम होता है। अब जड़ों से जल होता है वो आगे प्रवेश करता है एपिब्लेम कोशिकाओं में, क्योंकि एपिब्लेम कोशिकाओं का पराशर दाब कम होता है, और एपिब्लेम कोशिकाओं में जब ये जल प्रवेश कर जाता है तो फिर कॉर्टेक्स कोशिकाओं का पराशर दाब कम होता है, जिसके फलस्वरूप एपिब्लेम कोशिकाओं से पराशर दाब कहाँ प्रवेश कर जाता है, एपिब्लेम कोशिकाओं से पराशर दाब कॉर्टेक्स कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अब कॉर्टेक्स कोशिकाओं में पराशर दाब लगातार कम होता है और जल जो होता है ऊपर की ओर प्रवेश करता रहता है, ऊपर की ओर लगातार प्रवेश करता रहता है, और जल जो जिस तरीके से अब कॉर्टेक्स कोशिकाओं से प्रवेश करते करते एपिडर्मिस कोशिकाओं से लगातार पौधे में प्रत्येक भाग तक फैल जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।